हम पिछले 2 लेक्चर्स में बजट के निर्माण, उसके क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी चर्चा की, जिसमें जो बजट क्रियान्वयन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें वित्तीय स्रोतों का कलेक्शन और जो साधन एकत्रित किए गए हैं उनका रक्षण और साधनों का फिर वितरण, उनकी काउंटिंग और फिर ऑडिटिंग, ये 5 चरण जो है हमने महत्वपूर्ण बताए। इस कड़ी में जो धन का रीएप्रोप्रिएशन होता है, धन का पुनर्वियोजन होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे, जो इसका अंतिम चरण है। तो देखिए, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत जो धनराशियाँ संबंधित विभाग द्वारा बजट प्रावधानों के अनुसार उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व 31 मार्च तक खर्च करना होता है। अन्यथा अनुदान की स्वीकृति जो होती है वो लैप्स हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पर यदि किसी विशेष अनुदान की किसी एक मद में धन बच जाए और दूसरी मद में अधिक खर्च हो जाए तो विभाग अध्यक्ष एक सीमा तक स्वविवेक का उपयोग करते हुए धन का स्थानांतरण करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है वो कभी अगर किसी एक मद में विशेष खर्चा हो जाए विशेष कारणों से, तो दूसरे मद से धन को उसमें डिस्पर्स कर देता है, उसको उसमें एप्रोप्रिएशन कर देता है। कुल व्यय राशि को बिना परिवर्तित किए किसी एक शीर्ष की एक मद अथवा इकाई में से दूसरे धन के हस्तांतरण की व्यवस्था को पुनर्विनियोजन क्रिया कहा जाता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि पुनर्वियोजन एक अनुदान शीर्ष से दूसरे शीर्ष में नहीं किया जाता, यह तो केवल व्यवस्थापिका द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा बजट तथा लेखा को शुद्धता की दृष्टि से इस प्रकार के पुनर्वियोजन उचित नहीं माने जाते। यदि व्यवस्थापिका ने किसी अनुदान शीर्ष में कटौती कर दी हो तो उसे पूरा करने के लिए भी पुनर्वियोजन की वैधानिक अनुमति नहीं होती। और जो चार्ज आइटम्स होते हैं, प्रभारित मदें होती हैं, यदि कुछ बचते रही हो तो उसे मतदान दान वाली व्यवस्था वोटेड आइटम्स में पुनर्वियोजित नहीं किया जा सकता। अंत में राजस्व और पूंजीगत व्यय शीर्षों में भी पुनर्वियोजन करने की कानूनी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो पुनर्वियोजन का अधिकार विभाग अध्यक्षों का है वो बहुत ही सीमित दायरे में है। 31 मार्च के पश्चात यूटिलाइज्ड राशि की स्वीकृति जो होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है और वो जो धन है वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। वित्तीय कोषों का लेखांकन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स। बजट क्रियान्वयन में लेखांकन का महत्व है। भारत में लेखांकन को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उसके लिए लेखा तथा अंकेक्षण विभाग की स्थापना की गई है। जो C&AG होते हैं, नियंत्रक और भारत के महालेखा परीक्षक इसके मुखिया होते हैं और महालेखापाल उसे लेखांकन कार्य में सहायता करते हैं। रेलवे को छोड़कर प्रत्येक केंद्रीय नागरिक विभाग के लिए महालेखापाल होता है तथा प्रत्येक राज्य में इसका एक पद होता है। लेखांकन के सामान्य जो नियम हैं वो भारत के लेखा परीक्षक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन नियमों के अनुसार लेखाओं की तैयारी 4 स्तर पर संपादित होती है। एक लेखा का इंद्राज होता है, यानी कि उसकी काउंटिंग की जो एंट्री होती है, और कोषागार स्तर पर होती है ये है, और वहाँ जहाँ किसी प्रकार का लेन देन होता है वह शीर्षों के अनुसार सभी लेन देनों का ब्यौरेवार वर्गीकरण किया जाता है। लेखाधिकारियों द्वारा लेखों का मासिक संकलन और भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों का वार्षिक संकलन किया जाता है। इसमें जो प्रारंभिक प्रविष्टियां हैं वो राज्य सरकार के खर्चे जो होते हैं वो जिला स्तर पर वो कोषागार केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के सरकार के लेखे रखता है। रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जंगलात से संबंधित भुगतान को कोषागार द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु इनके लेखे विभागीय अधिकारी द्वारा रखे जाते हैं। प्रत्येक महीने की 11 और 21 तारीख को कोषाधिकारी द्वारा संबंधित अवधि में किए गए भुगतान की सूची महालेखाकार को भेजी जाती है। तो इस प्रकार जो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ होती हैं, फिर लेखे की परीक्षा जो होती है वो होती है प्रत्येक माह की पहली तारीख तक गत माह के हिसाब किताब महालेखा कार्यालय में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो प्राप्तियां हैं उनका लेखा शीर्ष के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण से पूरे देश भर की लेखा पद्धति में समानता स्थापित होती है और बजट संबंधी पूर्वानुमान लगाने में सुविधा रहती है। महालेखाकार का जो ऑफिस होता है उसमें भारत सरकार की ओर से 4 शीर्षों में लेखा सूचनाएं संकलित की जाती हैं: राजस्व खाता, पूंजी खाता, ऋण खाता और दूरस्थ प्राप्तियां, जिसको रिमिटेंस कहते हैं। तो जो प्रथम कर है उसमें संबंधित मदों से राजस्व और उससे जुड़े हुए हिसाब रखा जाता है। पूंजीगत खाते में उधार लिए हुए एकत्रित किए हुए और इससे संबंधित व्यय होते हैं। तीसरे खाते में
ऐसी प्राप्तियों के लिए भुगतान का लेखा रखा जाता है, जिसके कारण सरकार तो देनदार बनती है या फिर लेनदार। चौथे लेखे में उन लेखों का हिसाब रखा जाता है जो मुख्यतः पोस्टल, सार्वजनिक निर्माण, सुरक्षा, जंगलात आदि या अन्य कोई जो पूर्व के किसी लेखे में संबंधित नहीं की गई हो। तो महालेखाकार के जो कार्यालय में छोटे शीर्षों, उप शीर्षों में प्राप्त होने वाले लेखों को बड़े शीर्षों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, यानी माइनर हेड और सब हेड्स को मेजर हेड्स में कर दिया जाता है और उसके हिसाब से व्यवस्थापिका द्वारा बजट अनुदान मांगे, जिससे कि बजट अनुदान की मांगे पास किया जा सके। तो भारत में जो महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लेखों का वार्षिक आधार पर संकलन करता है और वित्तीय लेखें जो हैं विनियोजन लेखे तथा अंकेक्षण रिपोर्ट राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो प्रतिवर्ष संसद के पटल पर रखी जाती है। तो इस प्रकार वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका द्वारा जो बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसमें व्यवस्थापिका द्वारा उसे पास करने की प्रक्रिया सरकारी आय के लेखों के सुव्यवस्थित व्यवस्था से जुड़ी हुई सभी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं और इस तरह से ये एक व्यापक वित्तीय व्यवस्था के तंत्र की ओर अपना ज्ञान हमें कराते हैं।